हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट पिछली वीडियो में हमने देखा था मिनिमल पोलिनोमियल और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मिनिमल पोलिनोमियल से रिलेटेड लिया है। लेट R4 से R4 के ऊपर एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और उसके नल स्पेस के बारे में बोला हुआ है। ठीक है कि T R4 से R4 पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट नल स्पेस ऑफ T इज दिस। ठीक है, नल स्पेस दिया हुआ है, नल स्पेस हो चाहे रेंज स्पेस हो। ठीक है, वो सब स्पेस बनाता है। नल स्पेस इस साइड का और रेंज स्पेस इस साइड का सब स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे नल स्पेस आपको दिया हुआ है और रैंक दिया हुआ है T-4i इज 3। ठीक है, इफ़ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ T इज दिस, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर आपको ये मिनिमल पोलिनोमियल दिया जा रहा है और साथ में ये दिया हुआ है T-4i इज 3। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि T-4i रैंक 3 दिया हुआ है तो क्या 4 यहाँ पे नेसेसरी है कि आपका आइगन वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे अल्फा 0 भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई कंडीशन नहीं, लेकिन उस केस में फिर ये क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमारी कंडीशन क्या होती है आइगन वैल्यू की बनने की कि जो T-4i है या T-λi होता है, लेमडा इज आइगन वैल्यू, ये बोलते हैं कि लेमडा इज आइगन वैल्यू इफ T-λi, या ए आपने मैट्रिक्स ले रखी है तो A-λi का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस T है जो वो 4x4 की बनेगी, तो T-4i जो होगा वो भी 4x4 ऑर्डर की ही बनेगी। इसका रैंक कम आया 4 से, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी T-4i का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 4 यहाँ पे आइगन वैल्यू बनेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मिनिमल पोलिनोमियल की बात करते हैं। यहाँ पे नल स्पेस दिया हुआ है, यानी कि नलिटी दी हुई है। नलिटी कितनी दी हुई है, अब देखते हैं। नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको हम बोलते हैं नलिटी। तो नल स्पेस सब स्पेस है R4 का, तो हमें पता है 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा कुछ जो इंडिपेंडेंट कंडीशन दे रखी होगी। इंडिपेंडेंट कंडीशन ए की दे रखी है तो वो इंडिपेंडेंट ही है। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि नलिटी क्या है, 3 है। नलिटी होता क्या है, n माइनस रैंक ऑफ ए। और ये होता क्या है वास्तव में रियल में, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से रिलेट करें तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। यानी कि n जो आपको दे रखा है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है और रैंक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आती है 0 की, यानी कितनी दी हुई है, 3। अब एक रिजल्ट और होता है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है किसी भी आइगन वैल्यू के लिए वो लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है उसी लेमडा आइगन वैल्यू के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि हमें 0 के बारे में पता चल गया कि 0 3 बार तो कम से कम आएगा ही आएगा। ठीक है जी, फिर यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 4 भी आइगन वैल्यू बनेगा। अब 4x4 ऑर्डर की है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि चौथी आइगन वैल्यू होगी वो 4 होगी, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो अब हमें अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता चल जाए 4 की, वो क्या होगी, n माइनस रैंक ऑफ A-4i। अब n 4 है, रैंक ऑफ A-4i हमें गिवन है 3, तो हमें पता चल गया कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, 1 होगी। देखो 0 के यानी कि कम से कम पॉसिबिलिटी 3 थी, इसकी कम से कम पॉसिबिलिटी कितनी है कि अलजेब्रिक जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो इससे बड़ी या इससे इक्वल होगी। ठीक है, 4 के लिए। तो आप देखो इसका कम से कम और इसका कम से कम लिया तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी 4 आइगन वैल्यू बनने वाली है, 3 बार 0 0 और 1 बार 4 आएगा। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज़ के बारे में हमें पता चल गया। अब चलते हैं, हमें जानना है x की तो पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा है कि x - 4 की पावर क्या आएगी, तो x - 4 के बारे में पूछा हुआ है। तो 4 की जो मिनिमल पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में क्या करते हैं, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की पार्टीशन करते हैं। इसकी मल्टीप्लिसिटी है कितनी, 1 ही है। अब 1 की पार्टीशन तो 1 ही आएगी ना, तो कोई भी पार्टीशन सेलेक्ट करोगे यही होगा, चाहे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लो चाहे कुछ भी लो, ये पार्ट सेलेक्ट होगा और इसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट आएगा वही इसकी पावर बनेगा। यानी कि इसमें तो 1 ही बनने वाला है, तो इसकी पावर क्या हो गई, 1। ठीक है जी,
तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मैट्रिक्स गिवन है और पूछा है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, JCF जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए के बारे में आपको पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हो तो कल हमने किया था कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में, तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स ही है। ठीक है, 1 1 की एंट्रीज आ रही हैं। देखो प्रिंसिपल डायगोनल है, सब डायगोनल में 3 बार, एक कम बार 1 1 आ रहे हैं और जो लास्ट है उसमें आपके ये आए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट कॉलम है, ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनता है वो क्या बनेगा, x⁴ से शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि जो A0 क्या आने वाला है, A1 A2 क्या आने वाला है। तो देखो A0 अगर लास्ट डायगोनल में लिखा, लास्ट कॉलम में आ रहा है तो इंक्रीजिंग सेंस में, यानी कि ये क्या है, A0 है। तो A0 माइनस साइन के साथ आ रहा है तो 4 लिखूँगा। A1 आपका 0 आ रहा है। ठीक है, A2 देखो 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ -5 होता तो हम 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 5 है इसलिए हम क्या लिखेंगे, -5। और A3 आपका क्या हो गया, 0, यानी कि करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ से क्या बना आपका, x⁴ और x³ आएगा नहीं। ठीक है, और -5x² और +4, ये आपका क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ से बनेगा। ठीक है, ओवरऑल। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब इसका मिनिमल पोलिनोमियल पूछ लिया जाता, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछ लिया जाता, तो ये हमारा काम हो गया कि दोनों सेम होते हैं। लेकिन हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है, तो अब हम चेक क्या करने वाले हैं कि हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ के बारे में पता चल जाए। देखो ये क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये है। जॉर्डन कैनोनिकल में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, आपकी आइगन वैल्यूज़ बनेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि देखो इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं कि आइगन वैल्यू कौन सी बनेगी। अब -1 बनेगी कि नहीं बनेगी चेक करो। इसमें -1 पुट करेंगे जब हम, तो ये आएगा 1 -5 +4, यानी कि -1 इसकी आइगन वैल्यू बनेगी। ठीक है, फिर कर लेते हैं 1 पुट करोगे तो 1 भी बनेगा। ठीक है, फिर 2 चेक करो, ये आएगा 16 -20 +4, यानी कि 2 भी आपका आइगन वैल्यू बनेगा और -2 भी बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक ऑप्शन आप नेगलेक्ट कर सकते हो कोई भी, यहाँ पे -1 का कहीं भी नहीं आ रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 1 2 -2 यही आइगन वैल्यू होंगी, लेकिन हमारे पास -1 1 2 -2 भी आपकी आइगन वैल्यूज़ बन रही हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे करते हैं। अब देखो दूसरी बात, अगर ध्यान से देखो, जब मैंने जॉर्डन कैनोनिकल जो आपके जॉर्डन ब्लॉक्स बताए थे आपको, और यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, ये भी नेगलेक्ट करो। देखो -1 -1 2 -2, 1 का जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो 1 भी आपका, ए भी, डी भी निकल गया, सी भी निकल गया, बच गया ऑप्शन ए और बी। ए और बी में मैंने आपको कल जॉर्डन जब ब्लॉक्स करवाए थे वहाँ पे मैंने बोला था कि एक जॉर्डन जो ब्लॉक्स बनता है उसमें देखो यहाँ -1 अलग पड़ा है, 1 अलग पड़ा, लेकिन इसने यहाँ 1 डाल दिया जो कि रोंग है, क्योंकि अगर 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनता तो वहाँ पे सेम आइगन वैल्यू होनी थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ली है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। बाकी सब ये सही है, ये भी सही है, लेकिन गलती कहाँ हुई है कि -1 के बराबर में 1, यहाँ -1 करता फिर अलग बात थी, तो ये रोंग हो गया। अब यहाँ पे ये 1 1 ऑर्डर के सभी जगह आप देख पा रहे हो, तो ये जॉर्डन ब्लॉक्स की जो फॉर्मेशन थी वो रोंग थी, ये ऑप्शन बच गया। ये सी और डी नेगलेक्ट कैसे हुए, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी थी ये। ठीक है, तो हमें कुछ भी सोल्व नहीं करना पड़ा, जो गिवन था उसी में से निकाल के हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो भी आपको इजी लगे, जिस वे में आप आंसर तक जल्दी पहुंच पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, वही आपको करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या दिया हुआ है कि लेट वी बी ए रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल लेस देन, डिग्री उसकी क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है,
वी आपको जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस आपको पोलिनोमियल्स का दिया हुआ जिसमें 2 या 2 से कम डिग्री के पोलिनोमियल्स डाले हुए हैं। ठीक है जी, विद रियल कोएफिशिएंट यानी कि फील्ड क्या है, रियल है। फिर इसने क्या कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन दी है आपको v से v के ऊपर और सच दैट गिवन बाय दिस, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसने दे रखी है। देन नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री JCF। तो पहले तो आपको देखो, जब भी जॉर्डन कॉन्कोलू की बात करें, मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन मैट्रिक्स तो आपको चाहिए होगी, या फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या मिनिमल पोलिनोमियल चाहिए, या फिर आपको मैट्रिक्स चाहिए। तो हम यहाँ से मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए। अब ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो और मैट्रिक्स बनानी हो तो मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर स्पेशली कोई भी बेसिस अगर आपको गिवन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलोगे और उस वे में मैंने बताया था उसी तरीके से करोगे। तो जब हम डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है तो उस वेक्टर स्पेस के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड बेसिस आएगी वो ये आएगी। और मैंने ये भी बताया था कि जब पोलिनोमियल केस में जाते हो तो जो इसकी बेसिस की डायमेंशन आएगी वो 3 आएगी, एक ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे 2 है तो 3 आपको एलिमेंट्स आपके इसकी बेसिस में मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू इनकी इमेजेस देखते हैं, फिर दूसरी साइड जो बेसिस होती है उनके कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। अब दोनों साइड भाई सेम है तो सेम ही हम बेसिस यूज़ करेंगे। तो जब T(1) करोगे तो T(1) क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग कि उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका डेरिवेटिव कर दो तो ये 2 आ जाएगा। फिर बात करेंगे x की, ठीक है, क्योंकि P1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना। और जब यहाँ करोगे 2x और प्लस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर T(x²) करोगे, T(x² करोगे तो क्या आने वाला है 2x² प्लस x² का जब डेरिवेटिव करोगे 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इजीली इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x²। सेम यहाँ लिख सकते हो 0 इंटू x², यहाँ भी 0 इंटू 1 लिख सकते हो। अब मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आगे जो इनकी इमेज आई है उनकी इमेज को आप बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं उनको कॉलम में रखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देख सकते हो, लेकिन आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो पहले 1 का, फिर x का, फिर x² का। तो 1 का क्या है 2, ठीक है जी, और x का क्या है 0 और x² का भी 0। यहाँ देखो कांस्टेंट का 1 है और इसका 2 है और x² का 0 है। सेम इसमें 0 है क्योंकि 1 है, 1 का 0 आ रहा है, x का 2 आ रहा है, x² का भी 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको ये मैट्रिक्स पता चल गई 3 क्रॉस 3 की। अब आपके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना इजी है। अब एक बेनिफिट हमें क्या मिल गया कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 2 2 ही आ रही हैं बस, तो ये तो और भी इजी हो गया। यानी कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगी इसकी वो पहले तो 2 2 तो आप डायगोनल एलिमेंट्स में रख ही लें। अब अगर हमें पता चल जाए कि इसके कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे और किस तरह के बनेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसके हमने देखा था कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए क्या करते हो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लेते हो, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, उसको फिर पार्टीशन कर लेते हो। ये कर लिया पार्टीशन करने के बाद आपको जरूरत पड़ती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो आपको पता चल जाती है मिनिमल पोलिनोमियल की हेल्प से, या फिर अगर आपको मैट्रिक्स दे दी जाए तो आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका था। अब देखो, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 चाहिए तो वो क्या आएगी n क्या है 3, और रैंक किसका लेना है हमें a, जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है -2i। ठीक है जी, तो 3 माइनस रैंक ऑफ a -2i ये मैट्रिक्स थी। इसमें से क्या करो 2 की मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी के साथ, वो करो सब्ट्रैक्ट। तो हमें पता है जब -2i होगा तो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर डिफेक्ट होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ a -2i लिख रहा हूँ। a -2i जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 0 0 0 2 0 0 0। तब आप देख सकते हो इसका रैंक कितना बच गया 2 रैंक बच गया इसका। तो 2 रैंक बच गया तो इसका आ गया 1। अब 2 के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 1।
यानी कि इस पार्टीशन में हम कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर कितने पार्ट हैं 1, तो आप ये सेलेक्ट करोगे, ठीक है जी। और ये क्या बताएगा कि उसके अंदर कितने जॉर्डन ब्लॉक्स आएंगे और मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे तो अकेला 3 आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम जो ऑर्डर का ब्लॉक होगा वो 3 होगा, एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक क्या कितने होते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर। अब आपने क्या करना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए एक ही 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। तो जॉर्डन ब्लॉक 3 बनाने के लिए क्या करो, 1 0, यहाँ 1 0 0 0। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, इसने क्या पूछा है कि पहले JCF निकालो, फिर उसके अंदर नॉन जीरो एंट्री कितनी है। अब ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, नॉन जीरो एंट्री 3 एरी 2 एरी 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये आपका गेट, आई थिंक गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये थे हमारे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने लिया है TFR 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है n क्रॉस n की, और एंट्रीज हैं जो फील्ड है वो आपकी R में से आ रही है, इसकी जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो इसने दी हुई है 2 या 2 से ज़्यादा ही n आप ले सकते हो, हैज़ रैंक 1। यानी कि इसमें क्या किया हुआ है, एक मैट्रिक्स ली हुई है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और रैंक उसका 1 है। देन मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए हैज़ डिग्री 2। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि मिनिमल पोलिनोमियल जो होगा इस मैट्रिक्स का वो क्या होगा, डिग्री 2 का होगा। तो आप बताएं ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, रैंक आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ बनेगी उसके अकॉर्डिंग, तो हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है लेमडा की वो क्या होती है, n माइनस रैंक ऑफ दैट लेमडा जो आपको चाहिए, जिसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप निकाल रहे हो उसी का रैंक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n तो आपने लिया ही हुआ है कि n कोई फिक्स नहीं किया हुआ है, 2 से बड़ा है, इतना पता 2 से इक्वल या 2 के बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 जानना चाहूँ कि, क्योंकि देखो रैंक इसने 1 दिया हुआ है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो, अगर n के बारे में कुछ भी पता ना होता फिर अलग बात थी, लेकिन यहाँ से 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है और रैंक 1 है, यानी कि n से कम हो रहा है रैंक, ठीक है। यानी कि इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा, डिटर्मिनेंट 0 आया तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो इसके पास क्या बनने वाली है, 0। तो हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 के बारे में जान सकते हैं कि कितनी होगी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इसी के अकॉर्डिंग रैंक ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे लेमडा 0 आ गया। अब हमें पता है रैंक ऑफ ए तो क्या गिवन है, n-1 है, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 कितनी आएगी, n-1। और हमें फिर आगे रिजल्ट पता है कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो यहाँ तो क्या होगी, इसके इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी, ठीक है जी। तो ये हमें रिजल्ट यहाँ से पता चला। अब देखो अब जो नेक्स्ट इसमें आप यूज़ कर सकते हो कि जो एक अदर, देखो 0 0 जोड़ोगे आप, n-1 टाइम जब आप 0 जोड़ देते हो, ठीक है, और सभी आइगन वैल्यूज़ को जब जोड़ोगे जो nth आइगन वैल्यू आएगी n-1 टाइम, तो ये तो 0 ही रहेगा, nth जो आएगी वो आप क्या मिल जाएगा। अब देखो ट्रेस जो होता है वो सभी आइगन वैल्यूज़ का सम होता है, n-1 टाइम 0 आ रहा है, nth आइगन वैल्यू हमें चाहिए, तो आप देख सकते हो ना ये क्या था, ट्रेस था। ट्रेस क्या है, n-1 टाइम जो आइगन वैल्यू आ रही है उनको ऐड किया वो तो 0 है, तो nth आइगन वैल्यू ही बच गई ना ट्रेस के बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इसकी एक आइगन जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, nth वैल्यू ट्रेस के बराबर होगी, क्योंकि ये भी तो हमें चाहिए ना। तो जो nth आइगन वैल्यू क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अब एक ये n-1 टाइम कम से कम आएगा, एक ही आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि 0 बार क्या आएगा, 0 क्या आएगा, n-1 टाइम आएगा, और एक बार उसका ट्रेस के बराबर आपकी आइगन वैल्यू आने वाली है। यानी कि आप इसका जो पोलिनोमियल बनाने चलोगे तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, मिनिमल पोलिनोमियल की बात की हुई। अभी तक मैं पावर फिक्स नहीं कर रहा, अब हम चेक करेंगे कि x की पावर कितनी आएगी, x माइनस ट्रेस ऑफ a की पावर कितनी आएगी।
तो मैं x की पावर जानना चाह रहा हूँ, ये मैंने लिया है मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। तो मिनिमल पोलिनोमियल में किसकी हेल्प लेते हो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देखो जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर हो जाती है तो हमेशा आपने ध्यान रखना है उसकी पावर 1 आएगी। उसका रीज़न क्या है, देखो मैं आपको बोलूं कि 4 था, ठीक है, और इसी के बराबर अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी तो कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या बताएगी कि उसकी पार्टीशन का वो पार्ट सेलेक्ट करो जिसके अंदर 4 टुकड़े हैं। तो 4 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1 1। तो यहाँ से देख सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1 सेम होगी तो पॉसिबिलिटी है 1 1 के टुकड़ों में ही तोड़ोगे, और 1 1 के टुकड़ों में तोड़ोगे तो उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही आएगी ना, ठीक है। फिर चलते हैं, ये इसकी तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ही एक, तो ये तो अकेला 1 ही रहेगा। यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाता है, रैंक 1 के साथ मैट्रिक्स दे दी जाती है, तो उसका जो करेक्टर मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा वो डिग्री 2 का ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ से 2 रिजल्ट आगे डिवाइड होते हैं कि देखो जब आपको रैंक 1 की मैट्रिक्स दे दी जाए तो यहाँ से हमें पता है एक जो मैट्रिक्स, एक जो आइगन वैल्यू आती है वो क्या बनती है, ट्रेस के बराबर। तो यहाँ से ट्रेस की पॉसिबिलिटी 2 है, या तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा 0, या फिर यहाँ से आपका ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाता है नॉन जीरो। अगर इस केस में ट्रेस ऑफ ए 0 आ गया तो देखो पहले एन आइगन वैल्यूज क्या बन रही थी, 0 ही बन रही थी। ट्रेस ऑफ ए जो nth आइगन वैल्यू है वो भी 0 होगी, यानी कि सभी की सभी आइगन वैल्यू 0। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके पास सभी की सभी आइगन वैल्यू 0 होती है, वो बनती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ से आप ये रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये पूछा जाता है बहुत बार कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको 1 दे दिया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड कर जाएगा फिर ट्रेस के ऊपर, क्योंकि nth आइगन वैल्यू ट्रेस बनने वाली है। अगर ये नॉन जीरो बन जाता है तो यहाँ से आप उसको बोल देते हो डायगोनलाइजेबल, कि वो फिर क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी डायगोनलाइजेबल, ठीक है। ये 2 रिजल्ट आपके होते हैं, यानी कि रैंक 1 की मैट्रिक्स है तो वो या तो नीलपोटेंट होगी या डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है। 2 रिजल्ट आपके ये हो गए। तो ये आपने देखा कि 2 का ही बनेगा तो ट्रू हो गया, ठीक है जी। तो इसमें हमें ये रिजल्ट कितने हैं ध्यान रखने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी आपका पोलिनोमियल से ही, मिनिमल पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल रिलेटेड था। एम आपको मैट्रिक्स दी हुई है 5 क्रॉस 5 की। अब देखो ये जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है, ये ध्यान रखना है। ये मैंने करवाया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो लेक्चर था उसमें, ठीक है। यानी कि आपको पी एक्स जो दिया हुआ वो है क्या, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, 5 क्रॉस 5 की आपको बात कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कि जो P0 होगा, देखो अगर हम बात करते हैं, मैंने ये पोलिनोमियल की ट्रिक बताई थी कि अगर आप 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का निकालने को चलते हो तो एक्स क्यूब आता है, माइनस में नेक्स्ट एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या कर देते हो प्रिंसिपल माइनस ऑफ 1 ऑर्डर के ऐड करते हो, फिर प्लस आता है, फिर एक्स 1 डिग्री कट जाती है, फिर यहाँ 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनस का सम करते हो। यहाँ फिर ये क्या आ जाता है अल्टरनेटिव, माइनस प्लस। तो लास्ट में जाके जो n ऑर्डर की बात करते हो तो आपने ध्यान रखना है जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ -1 टू द पावर n लगा होता है, उसके साथ डिटरमिनेंट होता है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। यानी कि अगर आप n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी जाए, उसका पोलिनोमियल जानना चाहो तो उसके पोलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो ये नहीं समझना कि आपने डिटरमिनेंट होता है, उसके साथ -1 टू द पावर n लगा होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो n क्या है 5 क्रॉस 5 है, तो -1 की पावर जब आप 5 करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यानी कि जो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी इस केस में, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा, इस केस में इसकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा ना, या एम की बात कर रहे हो तो एम ले लो। और ये क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन तो इसी से नेगलेक्ट हो गया। P0 आने का मतलब कांस्टेंट टर्म जानना, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो -1 की पावर n के साथ होती है, ध्यान रखना है ये इसमें कन्फ्यूजन होती है। डिटरमिनेंट डायरेक्टली नहीं देता, -1 की पावर n के साथ आता है। तो P0 क्या है, डिटरमिनेंट रॉन्ग हो गया। अब ये बोल रहा है कि एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ m इज रियल इफ दिस, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशन दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी,
अगर ऐसा है तो सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो P1 प्लस P2 दिया हुआ है इक्वल P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इससे और इससे P2 उठा दूँ दोनों साइड, तो आपको मिला क्या कि एक तो इसकी आइगन वैल्यू 1 बन रही है, एक 3 बन रही है। अब पीछे पॉसिबिलिटी कितनी बच गई, 3 बच गई। ठीक है, तो वो 3 आपको क्या पता रियल होंगी, कॉम्प्लेक्स होगी, जो दिया था उससे तो हमें यही पता चला कि इसकी आइगन वैल्यू यहाँ 1 बन रही है, 3 बन रही है। तो 1 और 3 के हो जाने से सारी आइगन वैल्यू रियल थोड़े ना बोल सकते हो, बाकियों के बारे में आपको आइडिया नहीं लग पा रहा, यहाँ से इतना ही पता चल रहा था। तो ये आप ऑप्शन नेगलेक्ट ही करोगे, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, फिर चलते हैं सी के ऊपर कि m इनवर्स इज नेसेसरली ए पोलिनोमियल इन m ऑफ डिग्री 4 इफ m इज इन्वर्टिबल। ये सही है, क्योंकि देखो जब भी आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनेगा उसकी जो डिग्री होगी, उसकी डिग्री किसके बराबर होती है, ऑर्डर के बराबर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डिग्री तो n ही होगी, और हमें पता है जो कांस्टेंट टर्म आएगी, जिस तरह से मान लो अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब की, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वेयर में कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस आइडेंटिटी, अगर मैट्रिक्स की बात करते हो तो ए स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई करेगा केले हैमिल्टन थ्योरम से। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ ए स्क्वेयर माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है जी। अब दोनों साइड क्या कर दो ए इनवर्स से, क्योंकि इन्वर्टिबल है, इसने ये बोला है इफ m इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल है तो हमें ए को इन्वर्टिबल लेके चलेंगे, दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बचेगा a बचेगा, ये माइनस 2i बचेगा, ये माइनस a इनवर्स बच जाएगा। अब देखो ये पहले पोलिनोमियल कितनी डिग्री का था, 2 था, इसमें एक घट जाएगी, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो m इनवर्स होगा वो जितना पावर आएगी, n पावर है यानी कि n डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, तो उससे कम डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। कंडीशन क्या है, m आपकी इन्वर्टिबल होनी चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब बात करते हैं डी पे। डी में क्या है कि f इज नॉट इन्वर्टिबल इफ, अगर ये आपको दे दिया जाए तो ये बोल रहा है कि गारंटी दे देगा कि इन्वर्टिबल नहीं है। अब देखो कन्फ्यूजन क्या होती है, हम जो कंडीशन दी होती है उसी को क्या कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मान के चल लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जब भी आपको कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन अलग होती है, उसको अलग से रखें, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयरिंग ना करें। तो यहाँ पे जो m स्क्वेयर माइनस 2m दिया हुआ है उसको आप क्या बना सकते हो, m माइनस 2i इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि ये बता देगा आपको कि m नॉट इन्वर्टिबल है। अगर मैंने इसको लिया यानी कि मैंने m की जगह क्या ले लिया, 2i ले लिया, कि 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, तो देखो अगर मैं ये भी ले सकता हूँ m को 0 भी ले सकता हूँ, या ऐसी मैट्रिक्स भी ले सकता हूँ जिसके अंदर ये दोनों आइगन वैल्यू बन जाए, वो तो मेरी मर्जी है ना। इसने तो गारंटी नहीं दी, मेरे पास ये सेटिस्फाई करने के बावजूद मेरे पास कंडीशंस थी। अगर ये सेटिस्फाई करना है तो अकेला ये आ जाए, चाहे अकेला ये आ जाए, चाहे दोनों साथ में आ जाए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से 0 आपकी आइगन वैल्यू बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, वो केस अलग है। तो इतने से आप गारंटी नहीं दे सकते कि इन्वर्टिबल नहीं होगा, कि उसके पास आइगन वैल्यू 0 आएगी, ये केस ले सकते हो आप इसी के में से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। तो ये भी आपका गेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स गेट 2004 में आया हुआ है, और जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया था लास्ट में, तो उसी में कंसेप्ट यूज़ किया था ये। ठीक है, वो सेम का सेम ही आया हुआ है। एम बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो n वहाँ पे क्या था, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो इसने 2 ऑर्डर ले लिया, और रैंक वहाँ पे क्या था, 1 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वो मेथड नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही पूछ रहा है, डायगोनलाइजेबल, नॉन सिंगुलर, निलपोटेंट के बारे में जानना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन नॉन सिंगुलर के बारे में पूछा हुआ है, डायगोनलाइजेबल है। देखो नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए। अब देखो ऑर्डर 2 है, रैंक कम हो गया ऑर्डर से, तो उसका डिटरमिनेंट तो पक्का 0 आएगा, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं हो पाएगी। एंड की बात हो रही थी तो ये हमने कट कर दिया। ठीक है जी, फिर चलते हैं डायगोनलाइजेबल। अब मैंने बताया था वहाँ पे कि n-1 टाइम, यानी एक बार क्या आएगा,
जीरो आएगा और एक बार क्या आने वाला होता है, ट्रेस के बराबर। एक आपकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, ट्रेस ऑफ ए। फिर ये बताएगा हमें कि ट्रेस पे डिपेंड कर जाता है कि पूरा का पूरा ट्रेस आपका क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डायगोनलाइजेबल और नीलपोटेंट। ये बोला कि दोनों के दोनों होंगे, कि डायगोनलाइजेबल भी होगा, नीलपोटेंट भी होगा। तो मैं आपको एक बात ध्यान बता दूं, ये क्या डायगोनलाइजेबल कब हो सकता है, मैंने रिजल्ट बताया था कि जब नॉन जीरो आ जाए। लेकिन जब नॉन जीरो ट्रेस आ गया, ध्यान रखना आपने कि जब नॉन जीरो ट्रेस आ गया, नॉन जीरो ट्रेस आया, तो वो इंप्लाई करेगा नॉन जीरो मैट्रिक्स को, कि उसकी मैट्रिक्स क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब आप बोल रहे हो कि ये भी होगा नीलपोटेंट, तो जो नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होती, वो आपने ध्यान रखना है कि नॉन जीरो डायगोनलाइजेबल हो सकती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, लेकिन एक केस में, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। अगर नॉन जीरो बोले कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं बनेगी, लेकिन सीधा बोले नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, तो जीरो के केस में जीरो जो मैट्रिक्स लेते हो वो भी नीलपोटेंट होती है, वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये बोला कि डायगोनलाइजेबल, तो दोनों केस एक साथ नहीं हो पाएंगे, ना ही डायगोनलाइजेबल होगी नॉर नीलपोटेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। जीरो मैट्रिक्स उठा लो, लेकिन रैंक नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स तो है ही नहीं। पहली बात तो ये जीरो मैट्रिक्स को तो माइंड में से निकाल दो यहाँ से, क्योंकि अगर जीरो मैट्रिक्स होती तो उसका रैंक क्या आता, जीरो। तो ये क्या है, नॉन जीरो ही मैट्रिक्स है। अगर नॉन जीरो है तो वो नीलपोटेंट तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। ओ सॉरी, हो सकती है लेकिन वो उस केस में। अब बोल रहा है नेदर डायगोनलाइजेबल और नॉर नीलपोटेंट, कि यहाँ तो ना तो ये डायगोनलाइजेबल ना ये नीलपोटेंट, और लास्ट में ऑप्शन बच गया आपका आइदर डायगोनलाइजेबल और नीलपोटेंट, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने देखा रैंक आपको दिया हुआ था 1, ऑर्डर आपको दिया हुआ था 2, ठीक है। तो ऑर्डर रैंक 1 दे दिया, तो उसका मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है वो पहले तो, ठीक है। अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उस केस में क्या हो पाएगा, ट्रेस उसका नॉन जीरो ही होगा, या कुछ जीरो भी हो सकता है। उस केस में वो नीलपोटेंट बन जाएगी। अगर क्या आ गया, अगर आपका ट्रेस क्या आ जाए, नॉन जीरो, तो उस केस में वो डायगोनलाइजेबल बन जाएगी। लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो पाएंगी, तो ये आपका ऑप्शन नेगलेक्ट। तो आपने ये रिजल्ट ही था, ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है इसको। अब बात करते हैं, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पोलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस ले रखा है जिसकी डिग्री लेस देन 4 है, या इक्वल भी हो सकती है 4 के। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन इसने लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया है इस तरह से, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में, कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी, उसके अंदर 2 जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे डिफरेंट ऑर्डर के। अब आपको ये पता चल गया होगा कि 2 जॉर्डन ब्लॉक के बारे में हमें बताता कौन है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो पहले हमें मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, कोई बेसिस स्पेशल नहीं बोला हुआ है, तो मैट्रिक्स हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कहाँ से, 1x x स्क्वायर x क्यूब और x पावर 4, क्योंकि 8 मोस्ट 4 डिग्री का है, तो ये 5 डायमेंशन की आपकी बेसिस बनेगी। तो सबसे पहले 1 को अप्लाई करोगे, तो 1 को अप्लाई करोगे तो उसका तो जीरो ही आना है कि 2 टाइम डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, x का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x स्क्वायर का आएगा 2x, 2 टाइम करोगे तो 2 ही आ जाएगा ना। फिर आप x क्यूब का 2 टाइम करोगे तो ये आएगा 6x, ठीक है जी, क्योंकि एक बार करोगे 3x स्क्वायर, दूसरी बार करोगे तो 6x। फिर आप करोगे x टू दी पावर 4 का, एक बार करोगे 4x क्यूब, दूसरी बार करोगे 12x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें पता है क्या करना होता है, कि इनकी जो इमेजेस आई है उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में रखते हैं, जो कोऑर्डिनेट आते हैं उनको क्या कर लेते हो, कॉलम्स में लिख लेते हो, ठीक है। तो इसका 0 0 ही आएगा। 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनेगी पहले, तो यह ध्यान रखो, ठीक है जी। फिर आप इसके बारे में ये भी 0 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे x स्क्वायर की बात कर रहे हो 2 आएगा, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो पहले होगा। फिर x स्क्वायर x क्यूब x 4 सारे 0 हैं। फिर जाएगा 6 कहाँ पे, x की पोजीशन पे, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाकी सारे x स्क्वायर x क्यूब सारे क्या हैं, 0 हैं। फिर लास्ट की बात करते हैं,
लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है 12। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट की जगह 0, एक्स की जगह 0, तो यहाँ आएगा 12, यहाँ 0, यहाँ 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 5x5 की, जो आपको गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आसान और इजी जो है निलपोटेंट की पहचान वो क्या है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो आप देख पा रही हो अपर ट्रायंगुलर है, लेकिन स्ट्रिक्टली कैसे कि यहाँ से जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो कहाँ से शुरू होती है आपकी, ये भी आपका नॉन जीरो होता है, उसमें हो भी सकता है। ठीक है, ऊपर ट्रायंगल बननी चाहिए, लेकिन हमें इसमें क्या बोल देते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर हो चाहे स्ट्रिक्टली लोअर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, साथ में ये डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएं, तो ये पहचान होती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो ये मैंने लेक्चर पूरा करवाया हुआ है निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कि किस तरह से आप मैट्रिक्स बना सकते हो या कैसे हम पहचान करेंगे। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हो ये क्या है, अब नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ऊपर अगर इसको आप अपर ट्रायंगुलर भी मान के चलते हो तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, जीरो डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनेंगे, आइगन वैल्यू, इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या है, जीरो। एक ही मैट्रिक्स होती है, या तो जीरो मैट्रिक्स या निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये नॉन जीरो तो है ही है, तो निलपोटेंट बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें देखो मेरे को जानना है जॉर्डन ब्लॉक कितने हैं, तो जानने का मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर पता चल जाए जीरो की तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, वो आएगा 5 में से आप रैंक सब्ट्रैक्ट करोगे, रैंक कितना है इसका 3 रैंक है, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो 2, यानी कि जॉर्डन ब्लॉक तो इसके 2 ही होंगे। लेकिन यानी कि एक ऑप्शन ये निकल गया, अगर ये ऑप्शन निकल गया तो ऑल ऑफ दीज निकल गया। अब बच गए इनमें से, क्योंकि देखो दोनों में क्या है, 2 जॉर्डन ब्लॉक्स की बात कर रहा है, 2 जॉर्डन ब्लॉक्स की बात कर रहा है। इसमें बोल रहा है डिफरेंट होंगे, इसमें बोल रहा है सेम होंगे। तो सेम तो देखो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेम तभी हो सकते क्योंकि अगर मान लो सेम लोगे, सपोज दैट सेम आपने ले लिया, तो सेम अगर ऑर्डर है तो टोटल ऑर्डर तो कहाँ जाएगा, 5 के बराबर ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर क्या करना होता है हमें, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताती क्या है कि जो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है उसको तोड़ो, उसको इतने कितने पार्ट्स में तोड़ो, 2 पार्ट्स में। तो इसको तोड़ने का तरीका 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, और किसी में तो ये टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम में तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे 5 की वजह से, ओड नंबर की वजह से। ठीक है, तो ये सेम वाला तो आपका ऑप्शन निकल गया, डिफरेंट वाला आपका आ गया। ठीक है जी, तो 3 वाला तो केस ही नहीं था, क्योंकि 2 ही हमारे जॉर्डन ब्लॉक्स बन रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं।